नमस्कार। भारत के इतिहास में दो ऐसे गद्दार हैं जिसका नाम कभी भी सम्मान के साथ नहीं लिया जाता है। एक कन्नौज का राजा जयचंद और दूसरा मान सिंह। मान सिंह मुगल बादशाह अकबर का सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़ा था, अकबर के सेना का नेतृत्व किया था। ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं कि मान सिंह ने स्वयं अपने हाथों से महाराणा प्रताप पर प्रहार किया था। और दूसरा जयचंद। जयचंद के विषय में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। इतिहासकार जब भी लिखते हैं तो जयचंद के पक्ष में भी कुछ लिखते हैं। जयचंद देश का उतना बड़ा गद्दार नहीं था जितना समझा जाता है। आज मैं जयचंद के विषय में उसकी पूरी जीवनी सहित क्या वह सचमुच गद्दार था या नहीं था बात करने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर जयचंद गद्दार था तो कैसे और क्यों। अगर गद्दार नहीं था तो फिर लोग क्यों गद्दार कहते हैं जयचंद को कि भारत का सबसे बड़ा गद्दार जयचंद था। कुछ पुस्तकों से मैं बात करूंगा, मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा। हमारे इतिहासकार जो लिखते हैं उस पुस्तकों से मैं बात करूंगा और उस पुस्तक का तथा उसके लेखक का नाम भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। जयचंद गढ़वाल वंश का एक प्रमुख शासक था जिसने 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शासन किया। उसका नाम भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद पात्र के रूप में लिया जाता है। बहुत से ऐतिहासिक एवं लोक कथाओं में जयचंद को भारत की पराजय का कारण बताया गया है, विशेषतः मोहम्मद गौरी की भारत विजय के संदर्भ में। जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ दिया था या नहीं दिया था आगे आप सुनेंगे। इस लेख में हम जयचंद के जीवन, शासन, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके संबंध और मोहम्मद गौरी के साथ संभावित मेल का गहराई से ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के लिए जो ऐतिहासिक पुस्तक प्रमाण के रूप में हमें मिलते हैं, पहले मैं उसका नाम और उस पुस्तक के लेखक का नाम आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास और इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसका लेखक हैं ए.एल. श्रीवास्तव। और तीसरा पुस्तक है पृथ्वीराज रासो जिसका लेखक हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के मित्र भी थे। गढ़वाल वंश कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में शासन करने वाला एक शक्तिशाली वंश। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था जिसने 11वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज पर अधिकार किया। इसके बाद गोविंद चंद्र जैसे शक्तिशाली राजा हुए। जयचंद इसी वंश के उत्तराधिकारी थे और उन्हें इतिहास में राय जयचंद या राजा जयचंद गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। जयचंद का शासनकाल 1170 ईस्वी से लगभग 1194 ईस्वी तक माना जाता है। वह एक योग्य, विद्वान और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राजा थे। उसके दरबार में अनेक कवि और विद्वान थे और उसने मंदिरों तथा शिक्षा संस्थानों का भी निर्माण करवाया, किंतु उसका नाम इतिहास में मुख्यतः पृथ्वीराज चौहान के प्रतिद्वंदी और विश्वासघाती के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के राजा थे और उस काल का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पारिवारिक संबंध भी थे। प्रबंध चिंतामणि, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों के अनुसार जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हुआ।
लोक कथा के अनुसार जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, किंतु पृथ्वीराज ने संयोगिता को वहां से भगाकर विवाह कर लिया। इस घटना ने जयचंद के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई और यहीं से दोनों के बीच शत्रुता का आरंभ हुआ। हालांकि यह कथा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, परंतु यह जनता की स्मृतियों में इतनी गहराई से रच बस गई है कि जयचंद की छवि को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने लगी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइज्जुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। गजनी का शासक था मोहम्मद गौरी। उसने भारत पर 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक कई आक्रमण किए। उसका उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं, बल्कि भारत में एक अस्थायी इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया तथा उसे माफ कर जीवित छोड़ दिया। इस विजय में पृथ्वीराज की वीरता और भारतीय राजाओं की एकता दिखी, किंतु यह एक अस्थायी सफलता थी। तराइन का दूसरा युद्ध अर्थात मोहम्मद गौरी ने पुनः 1 साल बाद भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से उसका तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार जयचंद और गौरी के बीच किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। यह महज लोक कथाओं की कल्पना है। आरसी मजूमदार लिखते हैं कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित नहीं किया था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने भी उल्लेख किया है कि जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य राजनीतिक शत्रुता अवश्य थी, किंतु उसने मोहम्मद गौरी से मिलकर देशद्रोह नहीं किया। इस प्रकार जयचंद एक गद्दार है, इसकी छवि बन गई। यह एक मिथक छवि लगती है जो लोक स्मृतियों और रचनात्मक साहित्य का परिणाम है। अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी फिर से विशाल सेना लेकर भारत आया और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसने दिल्ली और उत्तरी भारत मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और दिल्ली तथा उत्तरी भारत पर मुस्लिम शासन शुरू कर दिया। फारसी, संस्कृत और अरबी स्रोतों में कहीं यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। दूसरा, जयचंद भी गौरी का शिकार बना, अर्थात तराइन के युद्ध के 2 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण कर दिया। चंदावर के युद्ध में जयचंद और गौरी की सेनाएं आमने सामने हुई। इस युद्ध में जयचंद मारा गया और उसकी राजधानी कन्नौज लूट ली गई। यदि वह गौरी का सहयोगी होता तो वह उसका शिकार क्यों बनता? कहने का मतलब है कि जयचंद अगर मोहम्मद गौरी को बुलाया होता तो फिर मोहम्मद गौरी जयचंद पर आक्रमण क्यों करता? 1194 ईस्वी में चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के पास के युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी की सेनाएं भिड़ी। इस युद्ध में जयचंद वीरगति को प्राप्त हुआ। गौरी की सेना ने कन्नौज और वाराणसी को लूटा और वहां के मंदिरों को नष्ट किया। हजारों हिंदुओं को बंदी बनाया गया और इस्लामी शासन की नींव और मजबूत हो गई। पृथ्वीराज को पहले मोहम्मद गौरी ने हराया और उसके बाद जयचंद पर आक्रमण किया, उसे भी हराया, कई मंदिरों को नष्ट कर दिया और मुस्लिम शासन और मजबूत हुई। जयचंद की मृत्यु के बाद गढ़वाल वंश का प्रभाव खत्म हो गया और वह धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व उत्तर भारत में फैलने लगा। जयचंद
गढ़वाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गलत समझा गया पात्र है। उसे गद्दार कहकर उसकी वीरता और योगदान को अनदेखा किया गया। इतिहास के तथ्यों के अनुसार उसने कभी भी मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया, बल्कि एक स्वतंत्र और सम्मानित राजा के रूप में उसका प्रतिरोध किया। इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद ने कभी भी मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया, बल्कि उसका प्रतिरोध किया, उसके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। लोक कथाएं और कविताएं अपने अपने ढंग से घटनाओं को रंग देती है, लेकिन हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सत्य को पहचानना चाहिए। लोग कहते हैं, जो कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन इतिहास जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं हमें उसे मानना चाहिए। जयचंद का जीवन यह प्रमाणित करता है कि कभी भी इतिहास नहीं, इतिहास की व्याख्या ही किसी को खलनायक बना देती है। अब समय आ गया है कि हम जयचंद को एक राष्ट्रभक्त और वीर योद्धा के रूप में पुनः स्थापित करें। मान्यवर, कहने को तो संसार पूरा ही जयचंद को गद्दार कहता है, भारत का गद्दार कहता है, किंतु क्या इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जयचंद भारत का गद्दार था? नहीं। क्या कोई प्रमाण मिलता है कि जयचंद भारत का गद्दार था? नहीं। तो फिर हम और आप जो वर्षों से कही जा रही बातें हैं उसको मान करके और जयचंद को भारत का गद्दार मान लेते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मान सिंह भारत का गद्दार था और उसके विषय में प्रमाण भी मिलते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने मुगल शासक अकबर के सेना का नेतृत्व किया था और अपने हाथों से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था, हमला किया था। किंतु जयचंद के विषय में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप जयचंद को गद्दार मानते हैं या देशभक्त। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।